Okay, so to begin with, I am giving you small 5-6 questions. See whether you can do it or not. ठीक है? लिखना please. Example 1. RA, risk adjusted real rate equal to 11%. Risk adjusted real rate equal to 11%. RF real equal to 7%. Calculate risk premium. करो कंप्यूट. So what is the answer? 3.7? 3.73% क्या? Okay, 3.73% आ रहे. 11 में से 7 हटाने हैं. Because 11 risk adjusted है, जबकि 7 risk free है. दोनों real है. Inflation का कोई झमेला नहीं है यहाँ पे. दोनों real rate है. एक risk adjusted है, एक risk free है. तो risk adjusted में तो risk premium मिला हुआ है ना. उसमें से RF हटा देंगे तो क्या बचेगा? Risk premium. तो अकॉर्डिंगली हटाने के लिए डिवाइड करते हैं. 1.11 डिवाइड बाय 1.07 द होल थिंग माइनस 1. ठीक है ना? 1.11 डिवाइड बाय 1.07 द होल थिंग माइनस 1 इक्वल टू 0.03738 इक्वल टू 3.738%. इस क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल अटकना नहीं चाहिए था किसी को. अगर कोई अटक रहे तो देन इन दैट केस यू गॉट टू इंट्रोस्पेक्ट कि कोई भी पर्सन जिसका एग्जामिनेशन बहुत देरी से ड्यू है 2020 या 21 में एंड ही थॉट दैट चलो ज्वाइन कर लेते हैं तो चालू हो जाएगा. चालू आपके चालू करने से होगा, मेरे चालू करने से नहीं. ठीक है? तो आई एम नॉट ऑफ द वैरायटी जो बोलता हूँ यू डोंट हैव टू स्टडी एट होम. यू हैव टू स्टडी एट होम. अगर आप घर पे देख रहे नहीं हो जो मैं करा रहा हूँ, इम्पॉसिबल है कि वो चीज़ आपके अंदर रिटेन रहेगा. बिकॉज एकदम सिंपल चीज़ था, डिफिकल्ट था ही नहीं. ठीक है? तो यू आर द बेस्ट जज एज टू व्हाट्स हैपनिंग. तो आई एम अफ्रेड अबाउट पीपल जिनका 2020 या 21 में है और जो लोग सोच रहे हैं अभी थोड़ी पढ़ना है. अगर आप क्लास अभी ले रहे हो तो आपको हर बार घर पे रेफर करना जरूरी है जो किया हुआ है. ठीक है? तो एकदम वरना रिटेन नहीं रहेगा. समझ में आएगा क्लास में बट घर पे रिटेन नहीं रह सकते. वंस योर माइंड नीड्स टू रन. Second example. Second example है risk adjusted real rate 14%. Risk premium 5%. Inflation premium 4%. Calculate risk-free nominal rate. Calculate risk-free nominal rate. Calculate risk-free nominal rate.
Yes, what is the answer? 12.91. 14 में से 5 हटाना है, 4 मिलाना है, क्योंकि जो 14 है वो रिस्क एडजस्टेड है, पर आपको निकालना है रिस्क फ्री। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड 14 में से जो रिस्क है 5 वो हटाना पड़ेगा, पर 14 जो है वो रियल है और आपको निकालना है नॉमिनल। इसका मतलब इन्फ्लेशन मिलाना पड़ेगा। तो 5 हटाना है, 4 मिलाना है। हटाने के लिए डिवाइड बाय 1.05, मिलाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1.04, यानी 1.14 डिवाइड बाय 1.05 द होल इनटू 1.04। इसका आंसर हो गया 1.14। इसमें से पहले 5% हटाना है 1.05 और इसमें से 4% मिलाना है 1.04, द होल थिंग -1 द होल इनटू 100। तो आपने आंसर बोला 0.1291 इक्वल टू 12.91%। ओके, 12.91% इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। If a bank offers 15% per annum compounded continuously, if a bank offers 15% per annum compounded continuously, comma, what is the EAR? What is the effective annual rate? अगर बैंक 15% दे रहा है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो ऑब्वियसली साल में 15 से ज्यादा दे रहे हैं, वही निकालना है। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट? जिनका हो गया, क्या आंसर आ रहा है? 16.185%। 185 क्या? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में तो कुछ ध्यान रखना है, केवल सीधा ई पावर आई। क्या? ई पावर आई। सिंगल चीज याद करने बोला था, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में ई पावर आई। ऑफ कोर्स जो ई पावर आई करेंगे उससे ब्याज नहीं आएगा, 1 प्लस आ आएगा। क्या आएगा? तो 1 हटाना पड़ेगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इन दैट केस द आंसर इज e टू द पावर 0.15 और इसमें से 1 लेस करना पड़ेगा। ओके, e टू द पावर 0.15 e टू द पावर r से खाया गया था, और ऑफ कोर्स e टू द पावर 0.15 निकालने का तरीका इजी था। 0.15 इंटू 0.00024417206, वो जो फोन नंबर है जो आया, +1, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू बराबर, कॉपी में लिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो आंसर आया है 0.16। क्या बोले? 0.16,
16.185 यानी 16.185%। 16.185% का पूरा नाम क्या होगा? दिस इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 16.185 हो गया पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर एक साल में ब्याज पे ब्याज लगता तो बैंक वाला 16.185 ऑफर कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वो तो हर मोमेंट पे ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, a bond will provide the following cash flows in future. A bond will provide the following cash flows in future. Bond will provide the following cash flows in future. तो ईयर्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और कैश फ्लो दिया हुआ है 220, 330, 470 और 590। 4 साल का बॉन्ड है, आप बाई करोगे अभी डिबेंचर, आपको ये मिलेगा। इफ रिक्वायर्ड रिटर्न इज 15% per annum. If required return is 15% per annum, comma, calculate price of the bond. Calculate price of the bond. Calculate price of the bond. यानी सिंपली इन चारों का पीवी निकालना है। आंसर क्या आया? 1087.13 या 14, 1087.13 या 14 आए। ठीक है, इसमें तो केवल पीवी निकालना था। कोई सीधा ऐसे इसी टेबल से कर सकता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे 15% से। 15% था क्या? तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो निकाले, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आया अपना 1/1.15, 0.8696 इक्वल टू 0.7561 इक्वल टू 0.6575, सॉरी, लास्ट वाला 0.5717 और उसके बाद इसका पीवी करने के लिए 220 इंटू दिस क्या आया? 191.31। नेक्स्ट 330 इंटू दिस 249.56
0.51. Next, 309.03, approx 02503. Last वाला 337.36. ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली इनका जो टोटल आया है यहाँ पे, जो ये टोटल आया क्या आया? 1087.13 या 14 whatever. ठीक है, 1087.13. कोई सम को करते समय अगर टेबल को ऐसे बनाए या टेबल को नॉर्मल बनाए, ईयर्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, उस पर कोई मार्क्स डिपेंडेंट नहीं है। आपका मन, आप जैसा भी टेबल ड्रॉ करो, कोई का मन कोई टेबल बनाए ही नहीं, कोई वैसे इक्वेशन से किया होगा कि 220 डिवाइड बाय 1.15 प्लस 330 बाय 1.15 स्क्वायर प्लस 470 बाय 1.15 क्यूब प्लस 590 बाय 1.15 पावर 4, फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐड किया होगा तो भी फुल मार्क्स है। समझे ना? यानी प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है। You can do it in a table, you can do it in a equation, that's not an issue. ठीक है? तो 1087.13 is the answer. Next example. Next example है fill in the blanks. Fill in the blanks. 4 कॉलम है. Particulars, bond A, bond B, bond C. Particulars, bond A, bond B, bond C. So particulars में face value 1000, 100, 1 lakh. Point number B, coupon rate. Bond A में 0, bond B में 0, bond C में 14% payable annually. Payable annually. Point number C, maturity. $2.5, 8 months, 6 years. 2.5 years, फिर 8 months और 6 years. D, required return माने discount rate 14% per annum, compounded semi-annually, 15% per annum, compounded annually, 16% per annum, compounded annually. ठीक है, पहला वाला था 14% per annum compounded semi annually, दूसरा और तीसरा 15 और 16 है compounded annually. नंबर E, प्राइस. ठीक है, तीनों का प्राइस निकालना है. Do it please.
ऑब्वियस है, एक बार में केवल एक चीज पे ही दिमाग लगाना चाहिए, यानी पहला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और कोई बड़ा डेटा देख के इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स बैड। यू शुड थिंक अबाउट बॉन्ड ए ओनली। बॉन्ड बी और सी सब में है ही नहीं, केवल बॉन्ड ए है, 0 कूपन बॉन्ड है, 1000 को पुल करने, तो लाइटन योर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वाला क्या आंसर है? 712.99, ठीक है, 9899 जो भी है। 1000 जो था उसको 2.5 साल पहले टालना था, पर जो रेट दिया हुआ वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो कितने यार बात हो गया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब डिवाइड बाय व्हाट, 2, यानी 14 को 2 से डिवाइड करना है, क्या आया 7, तो फैक्टर बन गया 1.07। और ये जो फैक्टर है ये तो 6 महीने का है, तो पावर में होगा नंबर ऑफ 6 मंथ्स, तो 2.5 महीने में कितने सारे 6 मंथ्स होते हैं, 5, ठीक है ना। इसको आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से कर सकते हो, 7% कॉमा 5 का डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 1000, ठीक है ना। क्या आंसर है, क्या बोले वापस से? 712.99 अप्रॉक्स आ रहा है, 712.99 इज द आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम केवल उसी का होगा जो अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट यूज नहीं कर रहे, कि when the rate is given compounded semi annually, why are you not dividing by 2, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या बोल रहे हो, 91.10। इसमें 100 रुपया को टानना है 8 महीना पहले, ये भी ZCB है, 100 रुपया को टानना है। टानने के लिए जो रेट दिया हुआ है वो 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली मतलब डिवाइड मत करना, यानी कि नीचे में लिखोगे 1.15। अब 1.15 तो साल का है, तो पावर में आएगा नंबर ऑफ इयर्स, तो 8 महीना इज व्हाट, 8/12, 8/12 मतलब 2/3, ठीक है। पावर में आएगा 8/12 मतलब 2/3, 2/3 इज अ डर्टी पावर, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेट करते समय 1.15 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर -1, फिर इंटू 2/3, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, जो भी आया 100 बाई दैट, द आंसर इज 91.10, ये आंसर है 91.10। और जो ये वाला सम था ये तो एन्युटी का सम है, बिकॉज 14% पेएबल एनुअली, तो 14% ऑफ 1 लाख, 14,000 14,000 14,000 अपने को हर साल मिलेगा 6 बार एन्युटी PVAF, और लास्ट में मिलेगा 1 लाख। इसको पुल करना है 16% से, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो गया प्राइस इज इक्वल टू 14,000 इंटू एन्युटी फैक्टर 16% कॉमा 6 प्लस 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% कॉमा 6, ये करना था, ठीक है ना। आंसर क्या आया है, 92,630.53, ठीक है। वैसे बड़ा फिगर है, पॉइंट नहीं भी बोले तो भी चलेगा, 92,630.53 या 92,631 जो है वो आंसर है। कोई भी इंट्यूशन प्रोवाइड करेगा कि आंसर जो है 1 लाख से कमती क्यों आया है लास्ट वाला? फर्स्ट और सेकंड तो फेस वैल्यू से कम आना ही है, बिकॉज अपने को केवल फेस वैल्यू मिलने वाला है, और उसको जब टानेंगे तो आंसर फेस वैल्यू से कम आएगा। पर लास्ट वाला आंसर जो है उसमें तो 14,000 14,000 भी मिल रहा है,
और लास्ट में 1 लाख, तो उसका आंसर आज 1 लाख से कमती क्यों आया है? बिकॉज अपने 16% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यू आर गेटिंग 14%, यू आर गेटिंग हाउ मच? 14, 14,000 तो 14 हुआ, बट हाउ मच डू यू रिक्वायर? 16. थिंक अबाउट द पेन, केवल 14% मिलने वाला है, चाहिए 16, तो हम 1 लाख क्यों देंगे? यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर 16% कूपन होता, क्या 16% कूपन, तो इक्वेशन होता 16,000 इंटू PVAF 16,6 प्लस 1 लाख इंटू PVAF 16,6, आंसर एग्जैक्टली 1 लाख आता। क्योंकि 16% मिल रहा है, 16 से पुल कर रहे हैं, 1 लाख आंसर आता। ये सारे डिस्कशंस बॉन्ड चैप्टर में होंगे, ठीक है। तो मैंने ये डिस्कशंस किए नहीं, मैं प्योरली टाइम वैल्यू मनी पढ़ा रहा था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, an investor is evaluating the following three stocks for taking long oblique short position dash stock A no growth firm next line, DPS equal to EPS equal to 50 per annum forever. Required return 12.5% per annum. Price 490. Stock B DPS for the year just ended dash 15 constant growth rate forever equal to 4% per annum. Required return 18% per annum. Price 96. Stock C DPS for the year just ended 60. Growth for next
5 years, 25% per annum. Growth beyond 5 years, 5% per annum. Required return 15% per annum. Price $690. Calculate the IV0 for each stock. Calculate the IV0 for each stock and give your investment recommendation. Calculate the IV0 for each stock and give your investment recommendation. IV0 for each stock and give your investment recommendation. फिर से पहला चीज है कि आपको एक बार में केवल एक स्टॉक का टेंशन लेना चाहिए, फालतू में सम को बड़ा सोचने के बजाय केवल स्टॉक ए, देयर इज ओनली वन सम. तो स्टॉक ए का आंसर क्या है? 400. 50 डिवाइड बाय 0.125 ए बाय आई. ठीक है ना, परपेचुइटी का सम है. 50 डिवाइड बाय 0.125 इक्वल टू 400 और 490 उसका दाम है. ओवर प्राइस्ड, शॉर्ट. ठीक है, जैसे अपना हैबिट है क्लास में लिखते हैं, सिंस P0 ग्रेटर देन IV0 द स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड, इन्वेस्टर शुड गो शॉर्ट. एग्जाम में इनको लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है. सपोज किसी का लैंग्वेज ज्यादा वो नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो लिख दे 400 आया, देयरफॉर ओवर प्राइस्ड डैश शॉर्ट, फुल मार्क्स है. ठीक है, इस आर एम का कोई मार्क्स नहीं है, समझे, केवल लॉजिक का मार्क्स है. तो यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन ऑफ वट एवर लैंग्वेज आई डिक्टेट.
सेकेंड वाले में सिली मिस्टेक का स्कोप है. द आंसर इज 15.6 डिवाइड बाय 0.14. 15.6 डिवाइड बाय 0.14. d1 बाय i माइनस जी. d1 बाय i माइनस जी, ये फॉर्मूला था ना. अगर ग्रोथ रेट जिंदगी भर होगा तो नेक्स्ट वाला डिविडेंड डिवाइडेड बाय i माइनस जी. तो i 18% है, g 4% है, तो नीचे में 14% आएगा 0.14. ठीक है, तो नीचे में तो मिस्टेक का स्कोप ही नहीं है. आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट सिली मिस्टेक रिगार्डिंग द डिनोमिनेटर. नीचे में तो i माइनस जी आना है, 18 माइनस 4 14%. पर ऊपर में d0 आएगा कि d1. d1 what you are ready to pay today is for the future dividend, not for the past dividend. तो DPS जो दिया हुआ है वो तो for the year just ended है. तो जो year just ended है 15, वो D0 है कि D1 है? D0. ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक का बात कर रहा होगा. तो अपने में से जिन्होंने भी किया 15 by 0.14, उनका वो मिस्टेक हो गया. वो लोग भूल के कर दिए D0 by I माइनस जी, जबकि आपको एक बार ग्रो करा के D1 by I माइनस जी करना था. 15.6 डिवाइड बाय 0.14. देखिए 15 को 4% बढ़ाएंगे तो 15.6 आ रहा है ना. 15 को अगर 4% ग्रो कराएंगे तो 15.6 आ रहा है. 15.6 इज d1 और डिवाइड बाय i माइनस जी. जो परपेचुअल ग्रोथ का नोट्स था. IV0 equal to D1 divided by I minus G equal to 15 into 1.04 divided by 0.18 minus 0.04 equal to 15.6 divided by 0.14. What is the answer? 112. 111.43. 111 पॉइंट. अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है? यहाँ तो राउंड ऑफ भी नहीं है. ऊपर में 15.6 ही आ रहा है ना. 111.43. 111.43, जबकि दाम तो चल रहा था 90. P0 क्या था? 96. तो अंडर प्राइस्ड, गो लॉन्ग. 96 तो अंडर प्राइस्ड है, गो लॉन्ग. दाम 111 रुपया होना चाहिए, पर शेयर का दाम 96 चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो सस्ता है, बाई करना चाहिए. ठीक है, 96 गो लॉन्ग. अब थर्ड वाले में आप लोग को स्टेज 1 और स्टेज 2 के हिसाब से करना पड़ेगा. स्टेज 1 में एक टेबल बनेगा, जो 4 कॉलम का टेबल बनता है. थर्ड वाले सम में स्टेज 1 और स्टेज 2 के हिसाब से होगा. स्टेज 1 में अपना 4 कॉलम का टेबल होगा. ईयर्स, डीपीएस, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू. ईयर्स 5 साल है, 1 2 3 4 5. डीपीएस पे जो 60 था वो तो लास्ट ईयर का था, उसको 25%, 25%, 25%, 25%, 25% से ग्रो करवाना है. उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% पे, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू.
तो वो आने वाले 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट 5 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू का आंसर क्या आया? क्या बोले? 387.95 करीब आया। वो टेबल का आंसर आया है, ठीक है ना? जो टेबल है, टेबल का आंसर है कि फुल आंसर है? टेबल का इयर्स 1 2 3 4 5 डीपीएस डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15% और फिर प्रेजेंट वैल्यू। डीपीएस 60 था, 60 इंटू 1.25 75 इंटू 1.25 90 93.75 इंटू 1.25 117.19 इंटू 1.25 146.48 into 1.25 183.10। ये सारा डिविडेंड है 25% से ग्रो करा के। डिस्काउंटिंग फैक्टर में नहीं लिख रहा हूं और उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू लास्ट कॉलम में आया। द फिगर इज 387.9495। यहां डिफरेंसेस आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा राउंडिंग ऑफ का। तो ये 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू हुआ। उसके बाद आप लोग को स्टेज 2 पे जाना है। तो 5 साल तो यहां कवर हो गया। तो जाहिर है स्टेज 2 में फॉर्मूला होगा P5 इक्वल टू D6 बाय I माइनस जी। कि 5 साल बाद, जैसे मैं 5 साल शेयर को होल्ड करूंगा तो कंपनी से मेरे को D1 D2 D3 D4 D5 मिलेगा और फिर शेयर को बेचूंगा तो क्या मिलेगा? P5। पर जाहिर है तुम मेरे से 5 साल बाद शेयर क्यों खरीदेगा? उसके आगे का डिविडेंड्स पाने के लिए। तो द प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर शैल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 6th ईयर्स डिविडेंड एंड बियॉन्ड। इसलिए D6 बाय I माइनस जी। ठीक है, स्टेज 2 जो है। स्टेज 2 में P5 इक्वल टू D6 छठा डिविडेंड बाय I माइनस जी। D6 निकालना पड़ेगा। अपना D5 183.1 था, तो 183.1 इंटू 1.05 ना। 5 साल के बाद तो ग्रोथ रेट 5% है। तो जो लेटेस्ट डिविडेंड था 5वां साल का, उसको 5% बढ़ा दिए तो छठे साल का आ गया और उसको डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.05 I माइनस जी फॉर्मूला लग गया। इससे अपना आंसर आया कितना? 1922. ठीक है, 1922.666070 ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो अप्रॉक्स सपोज ये आंसर है, पर ये तो वहां खड़ा है कहाँ? 5 साल बाद। इसका पीवी करने भूल गए तो रॉन्ग आ जाएगा सम। तो अकॉर्डिंगली इसका पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P5 इज इक्वल टू 1922.66 मल्टीप्लाइड बाय 5वां डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था? 0.4971। जो 5वां डिस्काउंटिंग फैक्टर था टेबल में आप लोग क्या आया होगा? तो इससे आया क्या? 955.9। ठीक है, 9697 व्हाटएवर। दिस इज स्टेज 2 का आंसर। अपने 955 रुपया देने तैयार है फॉर द डिविडेंड ऑफ द 6th ईयर एंड बियॉन्ड, और अपने 300 समथिंग देने तैयार थे फॉर द फर्स्ट 5 years। तो देयरफॉर IB0 इज स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। ओके, क्या आंसर? 1343.85 या 9। ठीक है, 1343 1344 आंसर है। और क्या प्राइस लिखाया था इसका? 690। अंडर प्राइस्ड है, गो लॉन्ग। ठीक है, 1343.85 अंडर प्राइस्ड है, गो लॉन्ग। इस टाइप के सम में
और ज़्यादा प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है ना। पर वो अपने अभी नहीं कर रहे, वो इक्विटी चैप्टर में करेंगे। इक्विटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है इस टाइप के सम्स का, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू गिव मी दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ कमती प्रैक्टिस है बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख दो एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल। You purchased a stock. You purchased a stock. You purchased a stock at 700 4 months ago. You purchased a stock at 700 4 months ago and sold it today. And sold it today. And sold it today at 728. Sold it today at 728. Full stop. You received a dividend of 7. You received a dividend of 7. A dividend of 7. Full stop. Compute HPY, MMY and EAY. Compute HPY, MMY and EAY. होल्डिंग पीरियड यील्ड यानी 4 महीने का यील्ड, फिर MMY माने साल का मल्टीप्लाई करके यील्ड, और EAY माने साल का पावर करके यील्ड। फर्स्ट आंसर 5%, सेकेंड आंसर 15%, थर्ड आंसर 15 पॉइंट कुछ 15.76। तो ये तो सबसे बेस्ट तो होता है वर्बली बात करना। 700 से 728, 28 रुपया और 7 रुपया डिविडेंड 35। तो 700 पे 35 कमाए, कितना कमाए? 5%। 5% कमाए 4 महीने में, तो साल में इंटू 3 15, ठीक है ना। फॉर्मूला वाइज HPY इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0 बाय P0, यानी कि 7 प्लस 728 माइनस 700 डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू 5%।
दिस इज HPY, और MMY मतलब HPY को साल में बदलना है। फॉर्मूला से करेगा तो HPY इंटू 12/n, यानी 5% इंटू 12/4 के 4 महीने का इतना, तो 12 महीने का कितना, 15%। EAY मतलब अगर आप 5% कमाते तो ब्याज से ब्याज लेके तो 15 से ऊपर हो जाता। 1 प्लस HPY टू द पावर 12/n माइनस 1। वैसे जो लोग भी फॉर्मूला के बिना किए, दैट इज मोर इंट्यूटिव एंड मोर सस्टेनेबल। ठीक है, मैं ऐसे सेफ साइड होने के लिए फॉर्मूला के साथ कर रहा हूँ। 1.05 टू द पावर 12/4 माइनस 1, यानी 1.05 क्यूब माइनस 1। ओके, 4 महीने में 1.05 तो 8 महीने में स्क्वायर, तो 12 महीने में क्यूब। 1.05 क्यूब माइनस 1, आंसर इज 0.1576, दैट इज 15.76% कंपाउंडेड एनुअली। जो 15.76 है वो ब्याज पे ब्याज लेके है, तो वो इफेक्टिव है, कंपाउंडेड एनुअली। जो 15 था वो केवल स्टेटेड है, इट वाज कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स। और जो फर्स्ट वाला 5 था उस पर तो कंपाउंडेड का बात ही नहीं है, वो तो पीरियोडिक है। ठीक है ना। तो अभी अपने जो एग्जाम्पल्स किए, दैट वाज एसेंशियली व्हाट वी हैड कंप्लीटेड इन द फर्स्ट 2 क्लासेस। ओके, सारा का सारा पोर्शन उस पर कवर्ड था फर्स्ट 2 क्लास पे जो किए। यू आर द बेस्ट जज, बट देन यू हैव टू जज योर सेल्फ दैट वे कि अगर तुम घर पे एक बार देखा नहीं, लास्ट 2 क्लासेस में जो हुआ था, तब स्ट्रगल इज ऑब्वियस बिकॉज हाउ कैन यू रिमेंबर। बट अगर तुम देखा है फिर भी नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस और एफर्ट चाहिए, या फिर यू हैव टू रिवर्ट टू मी कि कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। इट इज़ नॉट वेरी हाई फाई स्टफ, बट देन इट इज CA फाइनल। ठीक है। तो जो थोड़ा सा दिक्कत का स्टफ है, वो जो पावर वाला, वो सब तो बताएंगे ही ना। एक फ्रेंचाइजी पार्टनर हम लोग के, वो कल फ़ोन किए और बोले कि सर इस बार एक काम कीजिए ना, शुरू में जो है बहुत ही इजी पोर्शन कराइए, कुछ भी डिफिकल्ट मत कराइए। तो जो भी हम लोग के डेमो क्लास करने आता है वो अटेंड करेगा, सोचेगा वाह मजा आ रहा है। प्रॉब्लम है मजा देने के लिए बैठे नहीं है ना, बिकॉज मेन मजा तो पास होने से आता है। यहाँ पे क्लास में इफ यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू फील दैट नहीं यार दिमाग ज्यादा लग रहा है, ठीक है, घर पे जाके वापस एफर्ट करते हैं। ये सब पेन इज नॉट अ पेन एज कंपेयर टू द पेन ऑफ नॉट क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई थिंक वी बेटर फोकस ऑन दैट पेन। ठीक है, जो चीज रिक्वायर्ड है बाद में उसको छुपाने से फायदा क्या है, वेदर इट्स कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग और व्हाटएवर। ठीक है ना। केवल एक चीज है, यू हैव टू रेफर एट होम वंस। ठीक है, अपने सेकेंड पार्ट चालू कर रहे हैं। चलो प्लीज पार्ट 2। पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पार्ट 2 है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो 0/0 नॉलेज अज्यूम कर रहे हैं। आई डोंट नीड एनी नॉलेज ऑफ CPT लेवल, +2 लेवल वगैरह वगैरह। तो आपको पॉजिटिव फ्रेमवर्क से सुनना पड़ेगा। तो इन दैट केस सुनना प्लीज। 2 शेयर्स है A और B। एक का एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, दूसरे का एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% है। 2 स्टॉक है, दोनों में से कोई एक स्टॉक खरीदने का सोच रहा हूं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ऑब्वियसली मैं क्या रिटर्न कमाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी लव हायर रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 18 और 22 है। ये जो एक्सपेक्टेड वर्ड है ये बता रहे कि ये रिटर्न्स एवरेज रिटर्न है। क्या है ये? एवरेज। कि सर अगर स्टॉक A बाई करेंगे तो एग्जैक्टली आप क्या अर्न करेंगे ये कोई नहीं बोल सकता। द स्टॉक कैन गो डाउन, यस इट कैन। द स्टॉक कैन गो अप, इट कैन गो टू मच अप। ठीक है, तो वो डेटा मैंने शेयर नहीं किया, पहले मैं आउटपुट शेयर कर रहा हूं। वो जो भी डेटा था उसका एवरेज निकाले। एवरेज माने जैसे मीन निकालते हैं ना, से 15, 17, 19 का एवरेज 18%। स्टॉक बी में 22% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो एक्सपेक्टेड को देखते ही पहला फीलिंग आया सर ये तो एवरेज है। 18 इज सर्टेन और अनसर्टेन? अनसर्टेन। इफ यू बाय द स्टॉक A, will we surely get 18? No. Can we get more than 18? Yes. Can we get less than 18? Yes. 18 केवल एवरेज है। क्या है वो? एवरेज।
एवरेज माने जो मीन मीडियन मोड नहीं निकालते हैं, एवरेज है, ठीक है। तो इसके लिए वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। किसका ये जो बोल रहे हैं ना 18 से ऊपर रिटर्न भी हो सकता है, 18 से नीचे भी हो सकता है ना, इसका थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना कितना ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन में सेकेंड वर्ड क्या है? डिविएशन। डिविएशन मतलब 18 से कितना ऊपर या नीचे भागेगा, 18 से कितना ऊपर या नीचे भागेगा। और जो फर्स्ट वर्ड है स्टैंडर्ड, उसका मतलब है ऑन एन एवरेज कितना ऊपर नीचे भागेगा। बिकॉज भागने को तो 18 से 20 भी हो सकता है, केवल 2% ऊपर भागा, ठीक है। भागने को तो 18 से 10 भी हो सकता है, 8% नीचे आया। और भागने को 18 से 40 भी हो सकता है, 22% ऊपर। तो किसका कभी 2% ऊपर, कभी 8% नीचे, कभी 22% ऊपर। तो मेरे को 2, 8, 22 का एवरेज चाहिए। ये जो ऊपर नीचे भागता है ना वो डिविएशन का एवरेज, देयरफॉर कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन। वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है स्टॉक ए का, इट इज सपोज 11%, स्टॉक बी का इट इज सपोज 15%। स्टॉक ए का 11, स्टॉक बी का 15। तो फीलिंग है स्टॉक ए ऑन एन एवरेज 18 देगा, ऑन एन एवरेज 18 देगा, पर रिटर्न 18 से ऊपर और नीचे जा सकता है, मे बी डिविएशन। डिविएशन ऑन एन एवरेज कितना होगा? 11। क्या 11 से कमती डिविएशन हो सकता है? यस, बिकॉज 11 इज एन एवरेज, ठीक है। क्या 11 से ज्यादा डिविएशन हो सकता है? यस। और सर आप कौन से डिविएशन का बात कर रहे हैं? नीचे का डिविएशन 18 के कि ऊपर का? बोथ का, ठीक है। अपने सिलेबस में एट सीए फाइनल रिस्क इज डिफाइंड एज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब बोथ साइडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बट अपने माइंड में, अपने सब जन के माइंड में रिस्क का मतलब होता है लॉस ना। रिस्क का मतलब क्या? 18% सोचे थे, उससे ज्यादा रिटर्न आ गया तो उसको रिस्क थोड़ी कोई मानता है, तो अच्छा ही है। 18 सोचे थे, 18 से कम आया, उसको रिस्क मानते हैं, उसको बोलते हैं डाउन साइड डिविएशन। क्या? डाउन साइड डिविएशन, जो कि एसएफएम करिकुलम में नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, वो थोड़े से रिस्क मैनेजमेंट करिकुलम में डाउन साइड लेंगे केवल, ठीक है, एज कंपेयर टू बोथ साइड। बट यहां पे अपने बोथ साइडेड है, तो इन दैट केस ये सब डाउट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड कि सर व्हाई आर वी टेकिंग बोथ डिविएशंस, ठीक है। तो वी आर टेकिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम। तो 11% डिविएशन है, पर स्टॉक बी में तो 15% डिविएशन है। डिविएशन माने रिस्क। वी लव रिस्क और हेट रिस्क? हेट रिस्क, वी आर सपोज टू हेट रिस्क, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल पर्सन। A rational person is a person who hates risk, obviously loves return. तो रिटर्न को देख के which stock is better? हाँ, B is better. रिस्क को देखते हुए which stock is better? A. Clear cut है। I want higher return, I want lower risk. Since markets are efficient and there's so much competition going on, सुबह से रात तक people और analysts are applying their brains on which stocks are better in terms of risk and return. तो obvious है जो stock बढ़िया है वो stock का दाम बढ़ चुका होगा, जो stock बढ़िया उसका दाम बढ़ चुका होगा, और बढ़े हुए दाम पे उसका रिटर्न गिर चुका होगा। बिकॉज आज कोई चीज का फोरकास्ट तुम्हारा 700 रुपया दाम 1 साल बाद होगा, 700 दाम 1 साल बाद होगा तुम्हारा फोरकास्ट है, और अभी 600 है, तब तो 100 कमाओगे, पर अभी 620 हो गया तो 80 कमाओगे ना। तो बोलो दाम तो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, ठीक है। जिसके कारण बाजार में एफिशिएंसी के कारण जिसमें ज्यादा रिटर्न है उस पर ज्यादा रिस्क भी होता है। स्टॉक बी में ज्यादा रिटर्न है, बढ़िया लग रहा है, पर वो बढ़िया के चक्कर में ज्यादा क्या है? रिस्क। तो वी आर इन अ डेडलॉक as to which stock to go for। तो उस केस में भी अप्लाई। और कॉमन सेंस ये बोलता है कि 18 के बेस पे 11 सहना पड़ रहा है, 18 कमाने के लिए 11 सहना पड़ रहा है। सहना इज ओके, बिकॉज रिस्क तो आप सह रहे हो। तो 18 पे 11 वर्सेस 22 पे 15, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, वन कैन कैलकुलेट परसेंटेज ना, कि 11/18 इंटू 100 कितना? 11/18 इंटू 100 कितना? 11/18 इंटू 100 कितना? 61%। और 15/22 इंटू 100 कितना? 68%। शायद आप लोग डेसिमल ड्रॉप करके बोल रहे थे क्या? ठीक है, मोटा मोटी बात चल रहा है। तो सर जो स्टॉक ए है उस पे जो रिस्क है ना 11, वो रिटर्न का 61% है। स्टॉक ए में जो रिस्क है, रिस्क 11, वो रिटर्न का 61% है। और स्टॉक बी में जो रिस्क है 15, वो रिटर्न का 68% है। समझ गए? इट इज रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। तब तो ऑब्वियसली लोअर द बेटर, बिकॉज रिस्क ही तो है ये जो ब्लू में लिखा है, रेड में लिखा है लास्ट में, ये रिस्क है, बट ये रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क है, रिलेटिव टू रिटर्न। और ये जो 11 और 15 भी रिस्क था, बट वो एब्सोल्यूट था, ठीक है।
तो ये जो 61 और 68 निकाले, दे कैप्चर रिस्क और रिटर्न और बोथ। 61 और 68 जो निकाले वो तो रिस्क और रिटर्न दोनों कैप्चर कर लिया। तो इसका मतलब वी विल चूज व्हाट, दिस स्टॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कई सारे लोग हैं जिनको ये किया हुआ याद आएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत जन के तो अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीकॉम में है तो उस पर भी होगा ही। ठीक है, वैसे सीपीटी में भी था, वैसे +2 में बहुत जन के था। खैर उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से आप फ्रेश भी समझ सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्यों काम का है? बिकॉज अपने जो भी डिसीजंस लेंगे कंपनी के लिए या इन्वेस्टर के लिए, वो डिसीजन में देयर विल बी सर्टेनिटी और देयर विल बी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, हर चीज में तो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, हाउ मच मार्क्स यू विल स्कोर इन द एग्जाम इज ऑल्सो अनसर्टेन। वी कैन टॉक अबाउट एन एवरेज मार्क, वी कैन टॉक अबाउट डिविएशन अराउंड इट। ठीक है, तो सो आई एम ट्राइंग टू से गिवन अनसर्टेनिटी है तो हर जगह ऑन एन एवरेज निकालना पड़ता है और हर जगह डिविएशन निकालना पड़ता है। और अगर कंपेयर करना है तो डिविएशन को रिटर्न से डिवाइड करके इंटू 100 करना पड़ता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है एंड यू टेक अ डिसीजन। सही है, तो ये चीज इनएविटेबल है और बहुत ही सिंपल स्टफ है। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं आया एक्सेप्ट थर्ड वाला। सीवी फुल फॉर्म क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका फॉर्मूला हो गया एसडी बाय मीन। क्या? एसडी बाय मीन, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो था मीन। एसडी बाय मीन इंटू 100। हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? लोअर द बेटर। करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये बताने के बाद फिर अपने बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक ये करेंगे कि सर रिटर्न और रिस्क निकलेगा कैसे। ये जो रिटर्न 18% आपने तो निकाला होगा ना, और जो एसडी 11% निकाला होगा, तो रॉ डेटा देंगे उससे निकाल लेंगे अपने। ठीक है, तो वहां बैक ट्रैक करेंगे। वो करने के बाद और एक चीज आता है कि ये जो 18% एवरेज है और 11% एसडी है। ठीक है, तो उस केस में बताना प्लीज फिर से। ऑन एन एवरेज स्टॉक ए में 18% कमाएंगे, सही है। ऑन एन एवरेज स्टॉक ए में 11% वॉलेटिलिटी है। क्या इसका ये मतलब है? हो सकता है, ध्यान देना। ठीक है, क्या इसका ये मतलब है कि स्टॉक ए का रिटर्न पक्का, क्या बोलते हैं हम, 7% और 29% के बीच में लाई करेगा? हैव अ लुक एट द फिगर्स। स्टॉक ए का रिटर्न पक्का 7 और 29 के बीच में लाई करेगा। 7 और 29 में कैसे बोल रहा हूं ये सबको समझ में आ गया होगा। 18 - 11 इज व्हाट? 7। 18 + 11 इज व्हाट? 29। तो इन दैट केस स्टॉक ए का रिटर्न पक्का 7 और 29 के बीच में लाई करेगा। इज दिस स्टेटमेंट बाय मी ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज 11% इज नॉट द मैक्सिमम डिविएशन। अगर 11% मैक्सिमम डिविएशन होता तो इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। वी शुड कॉल इट एमडी, मैक्सिमम डिविएशन। इसका नाम क्या है? एसडी। कभी कभी डिविएशन 11 से ज्यादा भी हो सकता है, 11 से कम भी हो सकता है। तो in that case, suppose somebody wants to find out, so what is the probability, what is the chance that the return on stock A will be negative? Will be negative. आप स्टॉक ए पैसा लगा रहे हो, अपने बात करें ऑन एन एवरेज 18% रिटर्न, पर रिस्क इन्वॉल्व है, तो क्या पता स्टॉक ए में शेयर का दाम गिर जाए, और गिर गया तो रिटर्न तो नेगेटिव। रिटर्न तो नेगेटिव और होने को तो हो ही सकता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा हूं, पकड़ना। If stock A goes down, if stock A का return goes down by 2 standard deviations below the mean, by how much? 2 standard deviation below the mean. What is the standard deviation of stock A on the board? 11. What is 11 into 2? 22. तो अगर स्टॉक A का रिटर्न 22% नीचे चला गया 18 से, 18 - 22 क्या हो गया? -4, सॉरी -4 आया। 18 - 22 -4। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? एज एन इन्वेस्टर आई वुड लाइक टू नो। प्लीज इमेजिन आप मैनेज कर रहे हो किसी पर्सन का पोर्टफोलियो, कोई हाई वेल्थ क्लाइंट है, तो उसके साथ आप बैठे हो समझने के लिए, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव यू करोड्स ऑफ रुपीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड उसका गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, और वो आपसे रिस्क समझ रहे हैं ना, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि ठीक है 18 11 समझ में आ गया है, ये बता मेरे को मेरा पैसा डूबने का स्कोप क्या है। वो सीधा ये पूछा, मेरा पैसा जो तुम 18 11 ज्ञान दे रहे हैं ना, ये बता डूबने का स्कोप क्या है, कि डूब ही जाएगा। ठीक है, कि 0% से नेगेटिव रिटर्न होगा।
तो उस केस में अपने को वो भी तो बताना पड़ेगा। पर उसके लिए तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब 18 के अंदर जाइए, सब बताइए ना वो रिटर्न कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं तुम लोग को कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, -5%, -3%, 9%, 25%, 40%। ध्यान देना, ये जो है ये रिटर्न्स है। क्या है ये? रिटर्न्स। मतलब अपने अनुसार स्टॉक को अगर बाई करेंगे तो 5% खो सकते हैं, नहीं 3% खो सकते हैं, नहीं 9% कमा सकते हैं, नहीं 25% कमा सकते हैं, नहीं 40% कमा सकते हैं। इनमें से कौन सा? आई डोंट नो, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सारे चीज मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। ये कंपनी कौन सा इंडस्ट्री बिलोंग करता है, वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करेगा, स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, ये कंपनी का सेल्स कैसे होगा, इसका मार्केट शेयर क्या होगा, गॉड नोस, देयर आर एन नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो आई एम नॉट एबल टू से विद प्रिसिजन, बट एज अ प्रोफेशनल पर्सन आई एम टेलिंग क्या क्या पॉसिबल है गिवन माई रिसर्च। ठीक है, तो और इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी, चांस। तो इन दैट केस ये है 0.25, ये है 0.15, ये है 0.12, ये है 0.28। कितना हो गया? 25 और 15 40, 40 और 12 52, 52 और 28, हाँ 52 और 28 80, और ये हो गया 0.2। पूरा प्रोबेबिलिटी मिला के तो 1 होना पड़ेगा ना। 100% मेरे को पूरा बताना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो वो मैंने बता दिया कि भाई 25% चांस है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा और रिटर्न -5, 15% चांस है स्टॉक का रिटर्न -3, 12% चांस है स्टॉक का रिटर्न 9, 28% चांस है स्टॉक का रिटर्न 25, 20% चांस है स्टॉक का रिटर्न 40। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देख के बताओ, अगर कॉमन सेंस लगा रहे हो तो बता सकते हो। मेरे से क्लाइंट ने पूछा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ नेगेटिव रिटर्न, बोर्ड पे दिख रहा है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ नेगेटिव रिटर्न, बोर्ड पे दिख रहा है 40%, बिकॉज दो ही बार तो रिटर्न नेगेटिव है। -5 इज नेगेटिव, -3 इज नेगेटिव, दोनों का चांस क्या है? 25 और 15 कितना हो गया? 40। तो इसका मतलब क्लाइंट को ये बोल दिए ना कि भाई हम लोग रिस्क में पैसा लगा रहे हैं, तो यार पैसा डूब भी सकता है, बी प्रोफेशनल, टेल हिम दैट पैसा डूब भी सकता है, उसका चांस 40% है। ठीक है, तो अगर वो उसको सूट नहीं करता है तो इन दैट केस ये स्टॉक बाई नहीं करेगा। समझ गए? हाउएवर इसके बियॉन्ड जाएं, प्रॉब्लम ये है, थिंक अबाउट रियलिस्टिकली, जनरली स्टॉक का जो आउटकम्स होगा ना, एक स्टॉक आज खड़ा है उसका क्या हाल होगा एक साल में, वो 4-5 ऑप्शंस है, माने 4-5 ही आउटकम्स है, या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। इफ यू थिंक प्रैक्टिकली, एक स्टॉक को आज बाई करेंगे उसमें क्या हो सकता है एक साल में, 4-5 चीजें नहीं है, वो जनरली अनलिमिटेड है। सम्स में दे दिया तो अलग बात है कि नहीं ये 5 ही चीज हो सकती है, रियलिस्टिकली बात करें तो अनलिमिटेड है। इसका मतलब जो ये रिटर्न्स पॉसिबल है ना, रिटर्न्स जो पॉसिबल है, दे आर नॉट लिमिटेड टू 5 आउटकम्स, दे आर अनलिमिटेड। व्हाट आर दे? अनलिमिटेड। Unlimited, with a mean of 18 SD of 11, with a mean of 18 SD of 11. So in that case we have a distribution like this. यहां पे क्या किया गया? x एक्सिस पे रिटर्न है, x एक्सिस पे रिटर्न है, y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है। रिटर्न था ना मेरा और प्रोबेबिलिटी, तो रिटर्न और प्रोबेबिलिटी पर इस बार रिटर्न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ द कर्व है, सेंटर ऑफ द कर्व है, सेंटर ऑफ द कर्व ये 18% है, बिकॉज एवरेज था, याद होगा। ठीक है, और ये कर्व को मैंने जो फैलाया, मैं ऐसे भी तो बना सकता था कर्व को, एक बार रेड से दिखा रहा हूं, आई कुड हैव ड्रॉन द कर्व लाइक दिस, ऐसा भी कर्व हो सकता था। ठीक है, या आई कुड हैव ड्रॉन द कर्व लाइक दिस, ऐसा कर्व। वो दिखा रहा है फैलाव, कितना फैल रहा है, 18 के आजू बाजू कितना फैल रहा है, वही तो रिस्क दिखा रहा है। ठीक है, तो ओके, एक बार एक कर्व पे स्ट्रेस देते हैं, तो एक कर्व पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, बचा केवल ये ब्लू वाला। तो ये जो ब्लू वाला कर्व है, इसमें बीच में 18% है, बीच में 18 है, तो राइट साइड में जाएंगे तो 22, 23, 25, 30 होगा। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 15, 10 ये सब होगा, तो पक्का लेफ्ट साइड में 0 भी होगा। अगर 18 है तो 0 भी होगा, और अगर 0 होगा तो 0 से लेफ्ट साइड में ये जो शेड किए, दिस इज द चांस ऑफ लॉस। 18 0 से कम थी रिटर्न,
चांस ऑफ लॉस, तो वो जो चांस ऑफ लॉस निकाल रहे थे वो टेबल में तो ऐसे ही दिख गया था, सच जो माइनस था, पर ये तो तब पॉसिबल है ना अगर अगला आपने को 4-5 आइटम दे दिए, वो बोला नहीं यार 4-5 नहीं है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपने को ये एरिया निकालना पड़ेगा, दिस एरिया इज प्रोबेबिलिटी, दिस एरिया इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टू द पॉइंट स्पीकिंग वी रिक्वायर एटलीस्ट दिस मच बेस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अपने को ये बेस चाहिए। ठीक है, इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन फाइनेंस। ठीक है, तो ये अपने अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू टीच यू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स। ये अपना टारगेट 1 हो गया। टारगेट 2, सही है 18-11 आया कैसे, कैलकुलेट कैसे हुआ, वो टारगेट 2। टारगेट 3, सर और डिक करे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट आर द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे और पता लगा सके, तो उसके लिए वी हैव टू डू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत जन को ध्यान होगा, दे मस्ट हैव डन इट एट द अर्लियर लेवल्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल बिकॉज जनरली रियल लाइफ में भी होता है कि आज क्लास है, क्लास में अगर हाइट ऑफ पीपल का बात करें, हाइट, ठीक है, तो इफ द एवरेज हाइट इज सपोज 5'6", if the average height is 5'6", there are so many people having height around 5'6", 5'5", 5'7", वगैरह वगैरह, but there are few people who will have height around 4'9", और height around क्या बोलते हैं ये 6'2", ठीक है। तो माने एवरेज के आसपास कोई भी चीज का चांस क्या होता है, हाई, और एवरेज से दूर चांस क्या होता है, लो। दिस इज ट्रू ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, उनका इनकम सबका सेम है कि अलग है, अलग है। फ्रेश अगर एवरेज इनकम मान ले पर मंथ 60,000 है, 60,000, तो इन दैट के 60,000 के आसपास बहुत सारा सीए कमा रहे हैं, पर 60,000 से बहुत कम से 12-15 हजार, या 60,000 से बहुत ज्यादा 6 लाख टाइप बहुत कम कमा रहे हैं ना। तो ये डायग्राम वही तो दिखा रहा है कि एवरेज के आसपास ब्लू वाला प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई, और एवरेज से बहुत कम और एवरेज से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, लो। तो स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या है, अगर वो रियल लाइफ में काम नहीं आ सके तो कोई सेंस नहीं है ना उसका, ठीक है। वी आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स सो दैट हम लोग को जब इनकम के बारे में, हम लोग को जब रिटर्न के बारे में फोरकास्ट करना है तो हम लोग स्टैट्स का मदद ले सके, ठीक है। तो जब भी आपने स्टैटिस्टिक्स किया, पहले कभी भी किया, यू डिड इट विदाउट एप्लीकेशन, तो देयरफॉर इट वाज बोरिंग, ठीक है। तो स्टफ लाइक सचिन तेंदुलकर का ये रन्स है 5 मैच में, राहुल द्रविड़ का ये रन्स है, विच इज अ स्टेबल बैट्समैन, ये सब सचिन तेंदुलकर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सब फाइनेंशियल एप्लीकेशन चल रहा है, इसमें आप अग्रेसिवली सुनोगे, समझोगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा एंड यू विल फील एकदम परफेक्ट है, समझ गए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, most of the financial decisions are taken in the presence of uncertainty, that is, outcomes are uncertain, dash, para change, first arrow, return on a stock, एक स्टॉक का रिटर्न अनसर्टेन है। नेक्स्ट एरो, एक्सचेंज रेट, ब्रैकेट रूपी पर डॉलर, एक्सचेंज रेट ब्रैकेट रूपी पर डॉलर 6 months फ्रॉम नाउ, एक्सचेंज रेट ब्रैकेट रूपी पर डॉलर 6 months फ्रॉम नाउ, 6 महीने बाद रूपी पर डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होगा, क्या वो 70 तोड़ के 71, 72 चला जाएगा, या वापस से कूल डाउन होकर 65 हो जाएगा, या 68 पे रहेगा, दैट्स अनसर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट एरो, एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट,
एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में क्या कैश फ्लोज होगा, गॉड नोस, इट्स अनसर्टन, तो उसका एनपीवी अनसर्टन है, तो ये सारी चीजें अनसर्टन है, ठीक है ना। ओके, तीनों एरोज के बाद पैरा चेंज, सेम पॉइंट चल रहा है। we should be able to quantify the expected outcome, we should be able to quantify the expected outcome, bracket mean, ब्रैकेट में मीन, जो मीन मीडियन मोड होता है उसका मीन बोल रहे हैं, ब्रैकेट में मीन, एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द आउटकम, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिविएशन, फुल स्टॉप। फिर से पैरा चेंज, सेम पॉइंट। अ रैशनल पर्सन loves return and hates risk, full stop. So ideally he would search for, investments, with the highest expected return, and lowest risk, full stop. However, since markets are efficient, comma, risk and return, go hand in hand. That is, you are able to earn a higher return, only by taking higher risk. You are able to earn higher return only by taking higher risk. Full stop. Hence we compute coefficient of variation. Bracket CV. Coefficient of variation, bracket CV, given by dash, next line, CV equal to SD divide by mean into 100. CV equal to SD divide by mean into 100. Next line, equal to risk as a percentage of return. Dash, lower the better.
Risk as a percentage of return dash lower the better. Lower the better. Full stop. Para change. Example. Consider the following two stocks. Consider the following two stocks which are mutually exclusive. Consider the following two stocks which are mutually exclusive. Which are mutually exclusive. Copy कर दो, 3 कॉलम. Particulars stock A, stock B. Particulars stock A, stock B. Particulars stock A, stock B. कॉपी कर दो डेटा. एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न माने मीन 18 और 22. उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन 11 और 15. क्वेश्चन नंबर 1. Interpret the data. Question number 1. Interpret the data. तो ये interpret the data is not an examination question, but उसके बिना it's not possible to do anything. ठीक है? Interpret the data. Solution. The return on both the stocks. Return on both the stocks. Return on both the stocks is uncertain. Is uncertain. Sure नहीं है. Full stop. Stock A will provide. Stock A will provide an average return of 18%. Stock A will provide an average return of 18%. तो वो एवरेज वर्ड साउंड करना जरूरी है कि एवरेज में 18 देगा. एवरेज रिटर्न ऑफ 18% विथ अ deviation that is volatility. With a deviation that is volatility of 11% around it. With a deviation that is volatility of 11% around it. Full stop. This 11% is not the maximum deviation. This 11% is not the maximum deviation around 18. ये सारा डिस्कस हुआ था. आई होप आप मन में सोचते जा रहे हो लिखते समय. This 11% is not the maximum deviation around 18. Dash, it is just the average deviation. It is just the average deviation. Average deviation. Full stop. This means return can deviate. Say by. Return can deviate, say by, suppose, okay, say by 2 standard deviation below the mean. 2 SD below the mean. Return can deviate by 2 SD below the mean. 2 SD below the mean. That is 18 minus 2 into 11. 18 minus 2 into 11 equal to minus 4%. 18 minus 2 into 11 equal to minus 4%. Full stop. तो ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया. ठीक है कि मन में तुम्हारे क्लैरिटी होना चाहिए. 18 का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे भाग सकता है. 11 एवरेज भागेगा पर ज्यादा कमती ही भाग सकता है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Which stock should be chosen?
Which stock should be chosen? Which stock should be chosen? क्योंकि ऊपर में लिखाया था कि जो दोनों स्टॉक है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इन दैट केस दोनों में से एक ही अलाउड है ना, तो बोला विच स्टॉक शुड बी चोजन, तो लिख दो सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉमा स्टॉक बी इज प्रेफर्ड, सबको दिख रहा है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉमा स्टॉक बी इज प्रेफर्ड, ठीक है, स्टॉक बी इज प्रेफर्ड, फुल स्टॉप, पैरा चेंज, बेस्ड ऑन रिस्क ब्रैकेट एसडी, बेस्ड ऑन रिस्क ब्रैकेट एसडी, कॉमा स्टॉक ए इज प्रेफर्ड, stock A is preferred, full stop, para change. Since there is a deadlock, ये confusion हो गया है return wise risk wise, since there is a deadlock, ठीक है, comma we should take the decision, we should take the final decision based on CV. We should take the final decision based on CV. Dash, next line. CV of A equal to 11 by 18 into 100. 11 by 18 into 100 equal to 2 decimal place पे बोलना 61.11%, 61.11%, ओके। अपने समझने के लिए वहां ब्रैकेट में लिख दो दिस मीन्स, ब्रैकेट में दिस मीन्स रिस्क इज 61.11% ऑफ रिटर्न, this means risk is 61.11% of return, 61.11% of return, bracket close. Next line, CV of B equal to 15 by क्या था 22 into 100 equal to what? हाँ 68.18%, 68.18%, इसको फिर से इंटरप्रेट कर रहे नहीं हो तो हमने समझ गए। नेक्स्ट लाइन, सिंस स्टॉक ए हैज अ लोअर सीवी, 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 कॉमा वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक ए, we should invest in stock A, we should invest in stock A, we should invest in stock A, ठीक है। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर क्वेश्चन ये होता ना, डेटा देखो, ये डेटा होता अगर, तब तो सीवी निकालने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रिटर्न वाइज कौन सा बढ़िया है? बी। रिस्क वाइज कौन सा बढ़िया है? बी। रिटर्न भी बी का ज्यादा है, रिस्क भी कम है, सीवी का दरकार ही नहीं है। यू विल नॉट गोइंग टू कंप्यूट सीवी, यू विल गिव द आंसर बाय आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन रिटर्न एज वेल एज रिस्क। ओके, स्टॉक बी प्रोवाइड्स अ हायर रिटर्न विद अ लोअर रिस्क, हायर रिटर्न विद अ लोअर रिस्क, देयरफॉर स्टॉक बी इज प्रेफर्ड। तो हर जगह मैथ्स इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। ओके, तो ये अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब, एसडी का मतलब और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं और 10 मिनट्स का ब्रेक है।